आयुर्वेद में गोमूत्र को अच्छा माना गया है, सच है? आयुर्वेद की तो बात छोड़ी ना, आयुर्वेद तो पुराना शब्द हो गया। आजकल हम करते हैं साइंटिफिक, तो साइंटिफिक लेबोरेटरी में चेक कर लीजिए इतने इतने रिजल्ट आ रहे हैं। वो डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे कि एक गोमूत्र उसने पिया उसकी बीमारी ठीक हो गई? तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? कहाँ का नहीं इस्तेमाल हो सकता? कैंसर में भी है, शुगर में भी है, किडनी तक के पेशेंट इसी से ठीक। जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो ज्यादातर जो किडनी स्टोन की दवाइयाँ वो आयुर्वेदिक ही होती हैं। आयुर्वेद में इसकी औषधियाँ कुछ ऐसा है? बहुत गोखरी है, पत्थर चट है, दुधिया। दुधिया से तो मैंने 26 mm तक की पत्थरी अपने हाथ से निकलती देखी है। माँ के दूध की बात करते हैं, आयुर्वेद में ऐसा भी सुना या देखा गया है कि आप उसको आंखों में भी डाल सकते हैं। हाँ, आंख में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं। बच्चे को कई बार ना हम पकड़ते हैं अचानक, तो बच्चा ठीक से पकड़ा नहीं गया तो उसकी बाजू हिल जाती है। जब बाजू हिलेगी तो आंखें से हिलेगी, तो 2-3 ड्रॉप डालने से ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है। अगर बात ही करें नॉन वेज की, तो बूटी में भी तो प्राण है। हमने पौधे का बल खाया, हम ग्रो हुए, हमारा बल पौधे ने खाया तो वो ग्रो। ये प्रकृति का एक नियम है, कोई चक्र है जो अपने आप चलता है। कई लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीमे है, उसको सालों लग जाते हैं रिजल्ट आने में। 1830, 40, 50 तक तो हमारे यहाँ सर्जरी आम होती रही है। जो ब्रह्मी है वो एकाग्रता भी बढ़ा देती है दिमाग की। पढ़ने को नहीं दिल लग रहा तो अपने आप ही हर चीज जो है स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, ध्यान की एकाग्रता भी ब्रह्मी बढ़ाती है। खाने के बाद आम या सीजनल फ्रूट खाना चाहिए या कि पहले ही खाना चाहिए? फ्रूट को हमेशा अकेले में खाना चाहिए। जिसको खीरा पच जाए ना तो उसको पत्थर भी पच जाता है, उसका लोहा भी पचता है, तो वो तो खाने के बाद ही। मूली तो खाई खाने के बाद जाती है। आयुर्वेद में एक कहावत है, पैर गर्म पेट नरम सिर ठंडा, डॉक्टर ने मार दे डंडा। पीसीओडी की एक समस्या आ रही है जिसमें कि उनकी जो पीरियड या डेट्स हैं वो ठीक से आ नहीं पा रही है। बच्ची 8-9 साल की होती है, प्यूबर्टी की अवस्था में जाने लगती है। दादी परदादी हुआ करती थी तो वो उसको घी बार खाने के लिए उसकी चटनी वगैरह रोज बना कर देती थी, उसके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती थी, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती नहीं थी। नमस्कार, तंदुरुस्ताई नमः के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सेहत से दूर होकर जिस शोहरत पैसे को हमने हासिल किया, प्राप्त किया, फिर उसी सेहत को वापस हासिल करने के लिए उसी पैसे को वापस बहाते हैं और इसी कश्मकश में जीवन गुजर जाता है। साथियों, आज इसी कश्मकश के बारे में, इसको हल करने के लिए, इस रास्ते को और सुखद और सुखमय बनाने के लिए जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है, आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य शिवेंद्र जी। आप काफ़ी अरसे से वैदिक पद्धति से लोगों को उनकी सेहत, अच्छी सेहत के साथ जोड़ते आ रहे हैं। सदियों से या सालों से जिस तकलीफ से वो जूझ रहे थे, परेशान थे, उसको जीवन में सरलता से कैसे हल किया जा सकता है, अगर सीखना है तो इन्हीं से सीख पाएंगे। आइए बात करते हैं और स्वागत करते हैं शिवेंद्र जी आपका आज हमारे स्टूडियोज़ में। तंदुरुस्ताई नमः के इस एपिसोड में और बाकी भी एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि आप जैसी हस्तियों को हम बुलाते रहें ताकि हम लोगों की सेहत के बारे में उनको उन्हीं के तरीके से समझा पाएं। तो आप तो क्योंकि बहुत समय से इस पद्धति और परंपरा से जुड़े हैं, आपके परिवार में ये था, तो थोड़ा सा तो पहले अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में, और ये किस तरह से आपके साथ जुड़ा रहा। ऐसा है कि मेरे दादाजी लाहौर पाकिस्तान में वैद्य की प्रैक्टिस किया करते थे, वहीं पे वो करते थे। ठीक है। तो वहाँ से आते आते तो इधर नहीं पहुँच पाए हम, पंजाब में कह लो या भारत में हम वो नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें, उनकी पुस्तकें साथ में आई थी। अच्छा। तो वो घर में पढ़ी रहती थी, तो उनको पढ़ के तो मैं तो उन दिनों का सोशल मीडिया तो नहीं था, तो पुस्तक ही सबसे बढ़िया साधन होता था कि अगर किसी को अगर या तो भाग दौड़ करे, भाग दौड़ में भी अच्छा था, योग करता था, 7 साल की उम्र से योग शुरू किया था, लेकिन वो साथ में स्टडी के लिए मैं वो पुस्तकें खाली समय वो पढ़ता था। वो पढ़ते पढ़ते शौक मेरे को एक जो है उसके बारे में बढ़ता गया, मैं आयुर्वेद के बारे में। फिर धीरे धीरे गुरु परंपरा में तो पहले जैसे योग की क्लास है तो आर्य समाज का एक कैंप लगा था,
तो उसमें मेरी 7-8 साल की उम्र होगी, तो वहाँ गया, वहाँ से योग सीखना शुरू किया। धीरे धीरे फिर गुरु पद्धति से, गुरुकुल पद्धति से आयुर्वेद भी सीखा और योग भी सीखा। तो इस तरह से आप अपने जीवन में योग भी अपनाया और आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज भी। अब जब आयुर्वेदिक पद्धति से हम जीवन को जीने की कला के बारे में बात करते हैं तो अमूमन सुनने में ये आता है कि वात, पित्त और कफ, जी, ये क्या यही सिद्धांत है, या अगर यही सिद्धांत है तो ये है क्या? ये एक सनातन है, सिद्धांत नहीं, सनातन है। अच्छा, सनातन क्यों है कि हमारी जो है शरीर है 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि 5 तत्वों से बना है। तो इन्हीं 5 तत्वों से 6 रस बनते हैं, जैसे खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, इस तरह के, तो अपना कषाय है, इस तरह के 6 रस बनते हैं। ये जो 5 तत्वों से आगे जाके बनते हैं 3, वात, पित्त और कफ। अच्छा, तो ये वात, पित्त और कफ जो है हमारे शरीर में संतुलित नहीं रहते। जब इनका संतुलन बिगड़ता है, अगर बच्चे में कफ प्रकृति ज्यादा होती है। क्यों? बच्चे को बढ़ने के लिए मांस चाहिए, मांस के लिए हड्डी, अस्थि और मज्जा, मांस जरूरी है। अस्थि, मांस, मज्जा कफ पैदा करता है, और अब उसको बढ़ाना है तो उसके लिए पित्त उसको गर्मी देगी, तभी वो फैलेगा, नहीं तो जम के खत्म हो जाएगा। तो उसका संचालन वायु उसका संचालन करती है। रक्त का संचालन हमारे पैर से लेके आंखें तक जो वायु उसका संचालन करती है। वात, पित्त, कफ, उन्हीं से फिर आगे जाके वात, पित्त, कफ बनता है। अच्छा वैद्य जी, अभी पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क हम महसूस करते हैं। माँ जो है वो बच्चे के पेट को हाथ लगाकर बता देती थी इसको क्या तकलीफ है और क्या उपचार है, और अब आ गया कि नहीं जी उसको ग्राइप वाटर दो, ये दो, घुट्टी दो, पिलाओ। तो पहले और आज के समय में क्या अंतर है? पहले कैसे उपचार होता? पहले के समय में आज के अंतर में एक ही बात कहेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी एडवर्टाइजमेंट पद्धति ने हमारी आज की आधुनिक माताओं के जीवन में एक डर बिठा दिया। और डर के कारण क्या है कि वो नहीं तो माँ का 2 बार नहीं 3 बार बच्चा रो भी रहा तो माँ को इतना पता होता है कि बच्चा रोने का नाटक कर रहा है, सच में रो रहा है, माँ को पता होता है। बिल्कुल, इसीलिए वो माँ के अंदर से आवाज आती है। वो माँ को भगवान का रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान उसके अंदर की आत्मा को जगा के बताता है कि तेरे बच्चे को ये तकलीफ, ये दिक्कत आ रही है, ये तकलीफ आ रही है। तो वो जो तकलीफ जो भगवान देता था वो हमारे एमएनसी ने ब्लॉक कर दी। तो इसलिए हमको ज्यादा अस्पतालों की ओर जाना जी। तो जैसे हम माँ के दूध की बात करते हैं बचपन में, जी, तो एक तो ये समझ में आता है ना कि केवल माँ का दूध जो है वो पिलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और आयुर्वेद में ऐसा भी सुना या देखा गया है कि आप उसको आंखों में भी डाल सकते हैं। हाँ, आंख में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं। कान में भी डाल सकते हैं माँ के दूध को? हाँ, जैसे बच्चे को कई बार ना हम पकड़ते हैं अचानक, तो बच्चा ठीक से पकड़ा नहीं गया तो उसकी बाजू हिल जाती है। जब बाजू हिलेगी तो आंखें सूजेंगी। वो डॉक्टर के पास बिल गए, 10,000 का बिल बना दिया, 5,000 का बिल, हिली तो बाजू, सूजी आंख। लेकिन अगर माँ अपना 2 दिन में 2-4 दिए उसका अपने आंखों का अपना जो दूध है तो उसकी आंखों में डाल दे तो वो ठीक हो जाएगा। तो 2-3 ड्रॉप डालने से ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाता है। 2-4 बार डालने से। कानों में भी ऐसे? हाँ, कानों में ऐसा होता है कि जिसको कई बार सुनने की जो होती तो उसको बच्चा को कम सुन रहा तो कान में दूध डालेंगे तो वो ठीक हो। तो देखिए ये तो मतलब कमाल है कि ये चीजें हमारे पास पड़ी हैं लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम, हम लोग भूल गए। जी। तो अब आते हैं जब थोड़ा हम किशोर अवस्था की तरफ आते हैं। जी। उस समय हमें ज़रूरत होती है कि हम पढ़ाई में एकाग्रचित होकर ध्यान लगा सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जी। और जीवन में अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर ला के आगे बढ़ पाएं। लेकिन ध्यान भटकता है। और अब तो और ज़्यादा भटकता है क्योंकि पहले तो वो दूरदर्शन कभी कभार आना हफ्ते में, अब तो बिल्कुल आपके हाथ में सब कुछ दुनिया आ गई है। पता नहीं कितने हजारों चैनल उसमें नजर आ रहे हैं। आपको अपने मन माफिक जो गेम खेलनी है वो भी खेल सकते हैं। तो अब जब ये समय आ गया तो हम ध्यान एकाग्रित करने के लिए क्या आयुर्वेद या योग में आपके तजुर्बे के हिसाब से हम बच्चों को कैसे एकाग्र कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो इच्छा शक्ति, विल पावर जिसे आप कहते हैं, अपना आत्मविश्वास है, इच्छा शक्ति है। विल पावर तो बाद में आएगी ना। सबसे पहले तो इच्छा जागेगी, हाँ भाई मेरे को करना। जब करना तो ध्यान तो अपने आप ही लग जाएगा। सबसे बड़ी जो
दिक्कत जो आई है ना वो रात को पढ़ने की। हाँ, हाँ। रात की जगह, क्योंकि सुबह जो उठ के जो पढ़ा जाता है उसकी समझ शक्ति और एकाग्रता अपने आप बढ़ी रहती है। और अब तो हो गया ना वो कि दिमाग नहीं चल रहा तो वो ऐड आ जाती है कि बॉर्नविटा पियो, कॉम्प्लान बस, पियो। बस। तो क्या वो सही है या आपके हिसाब से आयुर्वेद में कुछ और भी है जिससे आपकी याददाश्त और आपकी जो एकाग्रता है वो बढ़ सकती है? बॉर्नविटा का हम घर में जब देसी घी बनाते हैं ना, वो नीचे चीनी बचती है। अच्छा, हाँ। उसको थोड़ा मसाला लगा दिया, चीनी डाल दी, तो वो बॉर्नविटा बन गया। अच्छा। तो स्मरण शक्ति के लिए ब्रह्मी है और शंख पुष्पी है, बहुत सी चीजें हैं। जो ब्रह्मी है वो एकाग्रता भी बढ़ा देती है दिमाग की। पढ़ने को नहीं दिल लग रहा तो ब्रह्मी ब्रह्मा जी से बनी है। ब्रह्मी का जो पत्नी ब्रह्मा जी की सरस्वती है, तो अपने आप ही हर चीज जो है स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, ध्यान की एकाग्रता भी ब्रह्मी बढ़ाती है। तो ब्रह्मी ये क्या बूटी है या क्या है ये? ब्रह्मी तो बूटी बोलो, जो मर्जी बोलो, आयुर्वेद में तो इसका बूटी बोलेंगे। औषधि बोलो, बूटी बोलो। औषधि तो ज्यादा से अच्छा तो प्रकृति का पौधा है ब्रह्मी छोटा। तो अगर हम एक, जिसे हम कहते हैं कि टोटका या कोई ऐसी कोई विधि बताएं अपने दर्शकों को, उन बच्चों के लिए जो अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई में एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मी के साथ वो बढ़ा सकते हैं। और उसका सेवन कैसे करेंगे? ब्रह्मी का जो वैसे तो जो पत्ते मिल जाते हैं पंसारी से, आजकल पाउडर भी हर कंपनी ब्रह्मी पाउडर बेच रही है, तो मैं किसी का भी एक का भी नाम नहीं लूँगा। तो ब्रह्मी पाउडर की थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा बात है तो उसको चीनी वाले घोल में बना लो, शरबत बना लो। आजकल तो ब्रह्मी के बिस्कुट भी बनने लगे, कई कुछ बनने लगा, आइसक्रीम भी ब्रह्मी की आने लगी है। तो थोड़ी सी ब्रह्मी में किसी भी चीज़ में डाल के खा लो, दूध के साथ उसका सेवन अच्छा रहता है। तो अपने आप एकाग्रता जो जरूरी है ना, ब्रह्मी एकाग्रता भी देती है और स्मरण शक्ति दोनों पे काम करती है। इसी तरह शंख पुष्प भी करती है। अच्छा, एक आजकल वो बड़ा चल रहा है कि जी आप ना पीतल के गिलास में पानी भर के और सुबह उसको पिएं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, उसको ना थोड़े समय के लिए पीना चाहिए, 1 हफ्ते के बाद उसको ब्रेक दे देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो एक्चुअली क्या प्रोसेस है, सही क्या है, और वो किस लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं? पीतल की जगह कांसे अच्छा रहेगा, लेकिन कांसे आजकल मिल नहीं रहा है। कांसा जो है ना, बर्तन गिर के तो टूट जाता है, तो मिश्रित धातु के आ रहे हैं। पीतल का भी, जैसे पीतल का चाहिए तो उसको कलई हुई होनी चाहिए जो। अच्छा। और जो तांबे का है, तांबे के में ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ है जो वास्तव में जो है ना एक नियम है प्रकृति का। बिल्कुल सही। जिसे उसे तो आजकल की भाषा में ग्लूकोज बोलते हैं, लेकिन जो क्या है कि आयुर्वेद में एक चीज, आज जो आपने कोई चीज खाई है उसका जो असर जो है 42 दिन बाद आएगा। अच्छा। क्योंकि उसका जो खाना खाया, खाने का काम है पेट भरना, लेकिन उसको जो खाने को जो है ब्लड में कैसे कन्वर्ट करना। पहले 7 दिन में वो पहले चर्बी बनती है, चर्बी से अगले 7 दिन मज्जा बनती है, मज्जा से अस्थि, और ये सब प्रक्रिया है 42 दिन की। उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वो जो होता है कि 42 दिन का एक कोर्स हो गया, मान लो 40 दिन का, 42 दिन का एक कोर्स हो गया। जैसे आप आम भाषा में ना, जैसे धार्मिक भाषा में उसे चीला भी बोलते हैं, लेकिन ये आयुर्वेद का चीला है। अच्छा, ठीक है। तो 42 दिन बाद जो है तो बूटियाँ, रसायन है, वो तो सारा साल खा सकते हैं, लेकिन कोई भी बूटी अमूमन जो आप 42 दिन के बाद खाओ तो उसका असर जो है पेट में चले जाता है, तो वो अपना असर बंद कर देती है। इसीलिए बोला जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको कांसे को तो निरंतर जो है जारी कर सकते। ये किस लिए हम करते हैं, जो पानी पीने का, जो इसका क्या फायदा है, किस बीमारी में ये पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्या करना है? देखो, कांसे का पानी या जो ये पानी, इसको तो हर बीमारी में पिया जा सकता है, इसमें तो कोई बीमारी का ये तो एक मेटल है। मेटल अपना, इसको जो नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें बोलते हैं उसमें आ रहा है कि जैसे प्लास्टिक में आ रहा है कि प्लास्टिक में माइक्रो प्लास्टिक कण मिले। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह ही माइक्रो कांसे के कण मिले, कॉपर। हाँ, तो वो कॉपर जो है कि एक हम सीधा तो खाएंगे नहीं, बिल्कुल, बसों से भी हम खा नहीं सकते क्योंकि वो रोगी तो है ही नहीं। हाँ। लेकिन वो जब हम उसको खाते हैं, कांसे अपने शरीर में जाके रक्त में मिलके एक अपना जो है अपना एक प्रक्रिया करता है, जैसे कैटलिस्ट बोल लो, चाहे जो मर्जी बोल लो, खाने को पचाता है। तो इस तरह से किसी भी बीमारी में आप इसको ले सकते हैं। कांसे का, पीतल में जो पीतल का भोजन जब कली किया होता है, कली ठंडी होती है और कैल्शियम का एकदम काम करती है। तो ये इसके पीछे जो साइंटिफिक जो है वैज्ञानिक सिद्धांत और कारण है, जिसकी
तह में हम लोग नहीं जाते, लेकिन आपको मालूम है कि कैसे, इसीलिए आपको। जी जी, सनातन धर्म इसीलिए कहते हैं ना, हमारा खाना भी सनातन है, हमारा पीना भी सनातन है, हमारी हर पद्धति सनातन है। तो फिर भाई जी, जो हम कहते हैं कि गाय के गोबर से हम ये बना सकते हैं या गौमूत्र से इसको पीना चाहिए, तो अगर हम सनातनी हैं और हम नॉनवेज नहीं, तो फिर ये क्या नॉनवेज में नहीं आता? नहीं, नॉनवेज की अगर बात करें तो एक अलग विषय रहेगा, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये नॉन वेज में तो आता नहीं है। अगर ये चले तो अगर बात ही करें उसकी नॉन वेज की, तो बूटी में भी तो प्राण है, उसका हमने काटा तो कत्ल तो उसका भी कर दिया। जब उसका ही कत्ल कर दिया तो इस तरह तो जीवन नहीं चलता। हम जो त्यागते हैं, अब हमने त्यागा मल, या गाय का गोबर उसका मल है, उसने त्यागा, वो एक प्रकृति का नियम है। वो पौधे ने ग्रहण किया, उसकी पौधे की ग्रो हुई। जब पौधे ने अपना फल त्यागा तो एक किस्म से मान के चलिए तो पौधे का मल हुआ। हमने पौधे का मल खाया, हम ग्रो हुए। हमारा या जानवर का मल पौधे ने खाया तो वो ग्रो। ये प्रकृति का एक नियम है, कुछ चक्र है जो अपने आप चलता है। तो आयुर्वेद में गौमूत्र को अच्छा माना गया है, सच है? आयुर्वेद की तो बात छोड़ी ना, आयुर्वेद तो पुराना शब्द हो गया। आजकल हम करते हैं साइंटिफिक। तो साइंटिफिक लेबोरेटरी में चेक कर लीजिए कि ये जो जहाँ अब जितनी भी लेबोरेटरी में आने लगा है, क्योंकि उनको मालूम है कि गाय मूत्र तो आराम से मिल रहा है, इतने रिजल्ट आ गए हैं। वो डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे कि गौमूत्र उसने पिया उसकी बीमारी ठीक हो गई? गौमूत्र तो मुफ्त में मिला, और गोली एक ही देनी है कैंसर की तो 20,000 की, एक दिन का 10,000 का 5,000 का डरा के बिल ले लिया। तो यही है, वो तो कोई चक्कर। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल हो सकता? किसी खास बीमारी का जिक्र आप करें तो कैंसर में ले लीजिए, किसी भी बीमारी में। मेरा तो जो अनुभव आया, तो मैंने तो यहाँ तक कि एसिड में नहीं देते, लेकिन मैंने एसिडिटी में भी इसको कैसे प्रयोग करना वो थोड़ा सीख लिया। एसिड का पुराने से पुराना व्यक्ति भी इससे ठीक होने लगा है। अच्छा, कुछ कारण होते हैं, कुछ विशेषता, वो तो वैद्य को देखना पड़ता है ना, कि अगर तो किसी शरीर में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ तो उसको कंट्रोल कैसे करना, पित्त पेशेंट को थोड़ा कम क्वांटिटी में उसको कंट्रोल करके कैसे करना हो दिया जाए। यानी वो तो आपका अनुभव आप धीरे धीरे से आता है कि पहले आप वैद्य जी के पास जाके ये जान लें कि आपको किस चीज का इस्तेमाल कैसे और कितना करना है, फिर उसका सेवन करें तो आपको उसका लाभ मिलेगा। नहीं आजकल तो देखिए ऐसा है कि इसके अर्क मिल जाता है। अर्क की जो है ना, गर्मी जो खत्म थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए वो नुकसान नहीं करता। एक तो अर्क की जो है ना, उसमें लोग तो इसको बदबू बोलते हैं, लेकिन मैं इसको सुगंधी बोलूंगा कि गौकुमारी माता, वो तो हमारी बदबू तो छोड़ेगी नहीं। ये है कि हमको थोड़े नहीं अच्छी लगी हमारे नाक को तो होगी, लेकिन वो लगभग अर्क मिल जाते हैं आजकल बहुत सी कंपनियों के। और खासतौर से जो देसी गाय है ना, उसका जरूरी है। जो जर्सी गाय है, ये तो उससे मिक्स से बनी हुई है। इसको घोड़ा और सुअर वगैरह कई कुछ मिक्स करके मिक्स ब्रीड है, तो उसके दूध का भी तस्वीर बदल गई, उसकी मूत्र की भी तस्वीर बदल गई। तो आपने कहा कि गौमूत्र को आप किसी भी बीमारी, और खासकर कैंसर की बीमारी में, आप कैंसर में भी है, शुगर में भी है, किडनी तक के पेशेंट इसी से ठीक हुए। लेकिन साथ में देखना पड़ता है कौन सी बूटी दी है जिसके साथ जमीन से। जैसे मान लो एक बूटी है गौमूत्र है, एक और एक 11 हो गए, इस तरह। अच्छा, एक और अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिल रही है एक समस्या, और सब लोगों के ज्यादातर ऑपरेशन या वो लेजर से सर्जरी ऐसा कुछ चल रहा है। तो क्या इसका भी उपचार हमारे आयुर्वेद में कुछ है? जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो ज़्यादातर जो किडनी स्टोन की दवाइयाँ वो आयुर्वेदिक ही होती हैं। नाम उन्होंने चाहे एलोपैथी के हिसाब से रख लिए हैं। हाँ, तो अधिकतर दवाइयाँ वो आयुर्वेद में होती हैं। तो अगर किसी को घर में थोड़ा अपने आप को ठीक करना हो तो क्या आप समझते हैं कि क्या उसको करना चाहिए? देखिए, जो तो पित्ते की पथरी है, पित्ते का स्टोन है, वो तो कम ही निकलता है। जो कि मेरा अनुभव है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास दवाई है, तो मैं मान लेता हूँ कि उनके पास होगी, लेकिन किडनी स्टोन में 90% लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, आयुर्वेद में दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो उसमें खाने पीने का परहेज रखना पड़ता है। तो खाने पीने में जो हाई ऑक्सलेट चीज़ें होती हैं, जैसे बादाम है या अपना काजू है, ये हाई ऑक्सलेट वाली कोई भी चीज़ें हैं,
वो जो पथरी को बढ़ाती हैं। आगे तो पुरुषों की पथरी हुआ करती थी कि वैसे तो बैठ के जो है पेशाब बैठ के करना चाहिए, उससे पथरी कंट्रोल रहती है। अच्छा। लेकिन तब पिछले 15 साल से 20 साल से देख रहा हूँ कि स्त्रियों तो बैठ के पेशाब करती है, तो उनके भी धीरे धीरे पथरी बढ़ रही है। जो खाना पीना कह लो, मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण है, ऑक्जेलेट बढ़ रहा है तो पथरी बढ़ रही। 90% लोग जो बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। तो क्या आयुर्वेद में इसकी औषधि है, कुछ ऐसा है? बहुत है, गोखरी है, पत्थर चट है, दुधिया। दुधिया से तो मैंने 26 mm तक की पथरी अपने हाथ से निकलती देखी है। अच्छा, 26 mm। यानी और कितने समय में इसका इलाज हो? कई लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीमे है, उसको सालों लग जाते हैं रिजल्ट आने में। आयुर्वेद को प्रयोग करने वाले ही नहीं रहे, क्योंकि आप देखिए ना कि ब्रिटिश संसद में 1800 के लगभग 1825-30 में एक नाक, केरला में एक व्यक्ति का नाक काटा या कान काटा था उन्होंने, तो उसके बारे में संसद में भी बोला गया था। सुश्रुत जी के बारे में ना? नहीं, 1830, 40, 50 तक तो हमारे यहाँ सर्जरी आम होती रही है। अच्छा। तो लेकिन क्या है कि अंग्रेजों ने देखा कि अपनी दवाइयाँ बेचनी है, तो भारतीयों को जड़ से कैसे ख़त्म करना, तो इसकी संस्कृति को ख़त्म करो। तो वो उनके हिसाब से उन्होंने उसको ख़त्म करना शुरू किया। हमारे लोगों में डर बिठाया गया। इसके बाद फिर प्रिंट मीडिया आ गया और सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल लोगों के दिमाग में, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया ने आयुर्वेद और योगा में एक जागृति लाई। एक बेनिफिट, साइड बेनिफिट तो इसका हुआ है। अच्छा, आमतौर पर हम लोग ये सुनते थे कि नीम जो है वो आपका खून साफ करता है, तो लोग नीम की दातन करते हैं या नीम के पत्ते खा लेते हैं। खास तौर पे अब जबकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो इस समय नीम का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होंगी जिनको आम आप जीवन में अपना के थोड़ा अपने आप को पहले ही तैयार कर लें आने वाले मौसम और आने वाले जो सीजन है उसके हिसाब से। नीम का जो है, जैसे फोड़े फिंसियाँ हैं, फोड़े फिंसियाँ में आगे जब मैं छोटा होता था ना, कड़वी चीजें पीने के डोडा पनीर बोलते हैं, मेरी माँ नाक से पकड़ के थप्पड़ मार के मुंह में डाला। तो कुछ तो बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा ना, उनके बच्चे को थोड़ा ना पता कि मेरे को ये चीज लाभकारी है या हानिकारक है। तो वो हम थोड़ा मौसम से पहले ही खा लेंगे, तो इसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे इस ऋतु में क्या चीज चलनी चाहिए। तो वो अपना उसके अनुसार आजकल नीम का जो दातुन है या नीम की पत्तियां थोड़ा घी में डाल के खा लो। मीठी नीम तो इसमें बहुत लोग खाने भी लगे। मीठी नीम भी होती है क्या? नीम की 2 प्रकार हैं, एक तो दोनों में थोड़ा अंतर रहता है, मीठी नीम और दूसरी नीम। हम तो ये सुनते हैं कि एक नीम होती है, एक डेक होती है। ड्रेक एक अलग चीज है। अच्छा, नीम में ही 2 अलग होते हैं। महानीम बोल देते हैं। नीम और एक थोड़े पत्ते वैसे होते हैं, मीठी नीम होती है, उसका मीठा नीम बोलते हैं, या उसे कड़ी पत्ता भी बोल देते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसको मीठी, आयुर्वेद में उसे मीठी नीम बोल देते हैं कि उसमें कड़वापन कम होता है, लेकिन उसके लाभ लगभग नीम के बराबर मिल ही जाते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करें? मान लीजिए अभी जैसे बरसात का मौसम, पत्ता तो आप घरों में इस्तेमाल वैसे ही करते हो आजकल। तो कड़ी पत्ता का मतलब जो भी कड़ी बनाओ उसमें पत्ता डाल दो। कड़ी पत्ता अगर स्वाद भी बन गया और खाने के बाद उसे खाओ। तो अगर नीम को खाना हो तो क्या हम रोज खा सकते हैं उसको? और अगर रोज खा सकते हैं तो कितनी मात्रा में? ऐसा तो नहीं कि किसी चीज का, वो कहते हैं किसी चीज को ज्यादा खाने से भी उसका भी नुकसान होता है। नहीं, इसमें मात्रा का निर्भर करता, मात्रा के उसके बाद आपने क्या लिया। अगर नीम के 2-4 पत्ते खाने तो कोई फर्क नहीं। अगर 25, 30, 40 पत्ते खाने तो आधा चम्मच घी का साथ में ले लो, तो नीम जो है 1 केला घी के साथ 11 हो गए। अच्छा जी। और वो देसी घी गाय का या कोई भी? घी भी खा सकते हो, सरसों का तेल भी खा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। घर में घी के पैसे नहीं है तो ये थोड़ी ना कि नीम नहीं खाएंगे, सरसों का तेल खा लो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और अब जब आपने ये छेड़ी ही है चीज के, आपकी कौन सी चीज के, तो जैसे नीम के साथ घी खा सकते हैं, घी तो के साथ सरसों का तेल ले लो, नीम ले लो, गरी का तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो। और कौन से भोजन है जिसके साथ कोई चीज खाने से उसका फल जो है वो ज्यादा हो सकता है, या ऐसी चीजें जिसको कॉम्बिनेशन में खाने से उसका नुकसान हो सकता है हमें? विरुद्ध भोजन है। विरुद्ध भोजन में तो जब बीमारी पड़ जाती है तो बच्चों को तो वैसे मैं मानता हूँ कि विरुद्ध भोजन चलने दो, क्योंकि उनका विरुद्ध भोजन बच्चों का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता, ताकि बड़े होकर उनको आदत ही नहीं रहती है। अच्छा। तो बड़ों के लिए जब बीमारी पड़ जाती है तो उसमें विरुद्ध है। जैसे दूध के साथ है, वैसे तो दूध के साथ कोई फल खाया नहीं जाता,
लेकिन आजकल दूध के साथ केला खा रहे हैं। दूध के साथ केला ज़्यादा खाओगे तो अस्थमा ही होगा और क्या, कफ पड़ेगा। दूध के साथ नमक नहीं खा सकते। केला जो है उसका विरुद्ध भोजन है। इसी तरह खट्टे पदार्थ कोई भी है, वो खट्टे पदार्थ दूध के साथ, दूध को अंदर जाके फाड़ेंगे तो अपना नुकसान हो जाए। और जैसे आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, अगर ऐसा कुछ है तो जैसे आमतौर पे कह देते हैं कि खाने के बाद या तो थोड़ा गुड़ ले लो या सौंफ खा लो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें कर सकें तो हमारे खाने के बाद अगर सौंफ खाने तो मीठे सौंफ नहीं खाने चाहिए। वास्तव में होता क्या है ना कि जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जीवन में आ गई, जो पिछले 50 साल में, खास तौर पर मैं दोआबा का रहने वाला हूँ, पंजाब में दोआबा का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे लोग जो है ना मीठा भोजन से के बाद खाने लगे हैं और बाकी चीज़ें जो है, वास्तव में क्या होता है कि हमारे को खाना खाने में सलाइवा बनता है। और सलाइवा जब हमारे अंदर जाता है तो इंटेस्टाइन में जो है सलाइवा जो है ना उसको नरम करता है, ऑयली बनाता है। जब हम खाने से पहले मीठा या खट्टा या अचार, इसीलिए पहले अचार जो है अपना मीठा पहले खाते थे, तो खाने से पहले मीठा खा के और सलाइवा की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा जी। और अगर खाने के बाद में मीठा खाएंगे तो ओवर सलाइवा बन जाता है। ओवर सलाइवा जो बन जाता है वो कीचड़ का काम करेगा। तो खाने से पहले मीठा जितना मर्जी खा लो, बाद में मीठा नहीं खाना चाहिए। खा सकते हैं तो थोड़ी देर बाद कुछ क्षण रुक के गुड़ खाइए। उसमें जब हम खाना खाते हैं ना तो सलाइवा बढ़ता है। सलाइवा भी कई बार बढ़ने लगता है। बाद में जब हम सौंफ, दालचीनी या कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं तो वो बड़े सलाइवा को कंट्रोल करके खाने को बचाती है। अच्छा, एक ये भी कहते हैं कि पानी जो है वो एकदम से नहीं पीना चाहिए खाने के बाद, क्या ये बात सही है? आजकल तो हम फ्रिज का पीते हैं, वो भी चिल्ड वाला पानी पीते हैं। चिल्ड पानी तो फिर वो ठंडा तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो फिर सही जांच क्या है? सही क्या है कि अगर मान लो आपने चिल्ड पानी पीना भी है तो ठंडा पानी पीना भी तो रोटी के साथ नहीं पी, आगे पीछे पी जाए, तो जरूरी थोड़ा ना उसी रोटी के साथ ही बाद में पी लो। वैसे बाकी सब कहते हैं कि भोजन के मध्य में पानी पीना चाहिए, अगर तो वो आदत बन जाए तो ठीक है। लेकिन अगर उम्र निकल गई है कि रोटी के बाद पानी पीने की, तो फिर कई बार होता है कि रोटी के बाद आप पानी पीना भूल जाते हैं। मान लो 15 मिनट तक, फिर 15-20 मिनट तक बाद पानी पी लेना चाहिए। क्या बात होता है कि बातें करते करते हम पानी भूल जाते हैं, आधे पीने बाद, पौने घंटे बाद पानी पीते, उससे सड़ांत भी बढ़ने लगती। तो पहले खुद को अपने शरीर के बाद एक आदत आपको 50 साल से, 40 साल से, 60 साल में पड़ी है, उसको कुछ दिन आजमा के देखोगे क्या उसमें फायदा जो नुकसान हो रहा है। एकदम से नहीं मतलब? हाँ, मतलब एकदम से नहीं होगा, थोड़ी तो आदतें बदलेंगी। तो वैसे तो भोजन के मध्य में पानी पीना चाहिए। और ठंडे पानी के बारे में आप क्या कहते हैं? ठंडे पानी के बारे में मान लो अभी हम इस समय खाली बैठे हैं तो चाहे तो ठंडा पानी शरबत वाला पी सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर खाने के साथ बोलोगे खाना गर्म खाया तो ऊपर से ठंडा पानी भी है तो वो गर्मी सर्दी करके तो वो पेट आके तो पेट में ही जाएगा ना। पेट तो मांस का ही बना लोथड़ा ना, वो मांस का लोथड़ा अगर बिगड़ गया तो पेट अपने बिगड़ गया। पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ना, दर्द शुरू हो गई, मानसिक भी समस्या भी पैदा करता है और शारीरिक तो करता ही करता। और एक जो आजकल और एक लफ्ज सुनते हैं बहुत, वो रील्स वगैरह में आता है, जठर अग्नि कुछ होती है। जठर अग्नि, जठर मतलब पेट हो गया ना, अग्नि मतलब तो पेट में कौन सी आग है? अब जिगर में वो तो गाना सुना है ना कि हमें जिगर में बड़ी आग है ना। हमारा एक बॉडी टेम्परेचर मान लो 32 है, 98.4 कह लो एवरेज, आजकल तो 97 भी हो गया। तो वो उसका लेवल है ना। हम ठंडा पानी पिए तो वो 98 से एकदम पेट के अंदर नीचे चला गया, जठर अग्नि को उसने शांत कर दिया। जो अब मान लो कोई भी चीज आप खाते हो तो आखिर तो वो जलेगी तो जाके पैर तभी पचेगी ना। जब गर्मी में बड़े ही नहीं होगी, पचेगी, अग्नि उसकी बढ़ेगी नहीं तो वो पचेगी कैसे? ठंडी रहेगी तो फिर वो कब्ज करेगी या जैसे भी है वो पेट खराब करेगी। तो आपकी बातों के बीच में सी बात निकल आती है। अब जैसे कब्जी की समस्या तो सबको रहती है, लेडीज को भी है, जेंट्स को भी है, बड़ों को भी है, बुजुर्गों को भी है। तो उसके लिए फिर क्या करें? आमतौर पर वो आता है, जो एड आती है टीवी पर या हम देखते हैं आजकल वो कि गैसोफास्ट खा लो या त्रिफला का चूर्ण खा लो या ऐसा कुछ कर लो, तो आपकी नज़र में क्या तरीका है? देखिए, जो अपना सबसे बड़ी तो जो बात है ना कि धीरे धीरे तो एकदम कब्ज की आदत नहीं पड़ती। बच्चों में चलो एक अलग बात है कि बच्चा लेटा हुआ है, लेकिन बड़ों में क्या है कि थोड़ा सिस्टम खराब हुआ है। बाजू बड़ी होती है
वाजू वही बात आ गई कि जठराग्नि पूरी नहीं बनी। तो जठराग्नि के लोग जो ज्यादातर अब आदत पड़ गई ना हर सुबह रोटी के बाद मीठा खाने की, वो भी कब्ज का कारण बन जाता है। अच्छा। अगर यही रोटी के बाद हम सौंफ या दालचीनी या कुछ ले तो धीरे धीरे कर रोटी के बाद जो सौंफ का मुख्य कारण ही यही है कि वो कब्ज नहीं होने देता। मीठा खाना, गुड़ खाओ 15-20 मिनट बाद, गुड़ जो एक लग्जेटिव का काम करता, तो चीनी तो नहीं करती इतना, लेकिन गुड़ जो है वो। तो वो लोग जो त्रिफला या गैसोफास्ट या ऐसी चीजें इनो वगैरह पीते हैं, वो देखिए इनो तो जो बनता है सज्जी खार से बनता, मीठा सोडा बोलो, आयुर्वेद में सज्जी खार, आयुर्वेद में बहुत से केमिकल आते हैं, वो आयुर्वेदिक केमिकल होते हैं, लेकिन वो बूटियों से निकलते हैं तो क्षार जो होते हैं, तो क्षार एक अपना काम करते हैं। तो अपना उसके हिसाब से जो आप भी गैसोफास में उसमें देख लो कि सज्जी खार लिखा होता है, वो तो गैसोफास एसिड के ऊपर काम करता है, या थोड़ा क्योंकि उसमें मीठा सोडा होता है, तो मीठा सोडा अपने आप में जो कब्ज थोड़ी ठीक। और त्रिफला गैसोफास का पहली बात तो बोलिए ना, वो एक कंपनी का है, तो हम तो उसके ऊपर नहीं चर्चा करें किसी को। तो इस तरह का कोई भी जो है अपना त्रिफला, तो फिर त्रिफला में तो 6 के 6 रस पूरे हैं। त्रिफला की सबसे बड़ी विशेषता, अगर किसी को दिन में 3, 4, 5 बार जाता तो उसको 1-2 बार लेके आता है, और जो नहीं जाता तो उसको 1 बार तो लेके आता ही है ना। धीरे खाने के बाद रात को त्रिफला अलग अलग ऋतु अनुसार चलता है। इसमें भी कुछ होता है कि त्रिफला जो है वो दूध के साथ खाएं तो उसकी तासीर अलग है, दही के साथ खाएं तो अलग है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए त्रिफला में जो है ना, आंवला में भी खट्टी होती है, तो हरड़ में भी जो अपना खट्टा रस होता है, तो इसको त्रिफला को वैसे दूध के साथ नहीं, पानी के साथ लिया जाता है। दही के साथ तो ये अच्छा काम करता है। इसको दूध के साथ नहीं ले, बल्कि गुनगुने पानी के साथ लें तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो दूध के साथ कई बार फिर ठीक हर आदमी व्यक्ति को ठीक नहीं बैठता है। और एक और है वो जिसे कहते हैं ईसबगोल। ईसबगोल तो एक औषधि है, एक बूटी है, ये औषधि है। हाँ, क्योंकि इसमें ईसबगोल कोलेस्ट्रॉल के लिए कहा जाता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल, जब आपका पेट साफ हो गया तो बीमारी काहेगी। क्योंकि डॉक्टर की जो एक ना आयुर्वेद में एक कहावत है, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, तो डॉक्टर ने मार दे डंडा। तो जब ईसबगोल है अपने आप, जो पेट ही नरम हो गया तो बीमारी कहाँ से आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी सेहत को खूब अच्छे से। अच्छा, अब आते हैं बच्चों में या ख़ास तौर पे महिलाओं में, या मैं यूँ कहूँ कि बच्चियों में पीसीओडी की एक समस्या आ रही है, जिसमें कि उनकी जो पीरियड या डेट्स हैं वो ठीक से आ नहीं पा रही, और माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि क्या करें। उनकी पढ़ाई भी अफेक्ट होती है, उनका भविष्य भी अफेक्ट होता है। तो ऐसे में आपके पास क्या ऐसे लोग आते हैं इस समस्या को लेकर, और अगर आते हैं तो फिर आप क्या उसको सजेस्ट करते हैं? देखिए इसमें सबसे बढ़िया क्या है कि घर में, जिसको आजकल ना शब्द आ गया एलोवेरा, एलोवेरा को आयुर्वेद में घी कुंवार कहते हैं। घी कुंवार जो है ना, घी कुंवारी बोलते हैं इसको, या घी कुंवार बोलते हैं, घी कुंवारी बोलते हैं एलोवेरा। हाँ, ये हर घर में लगी होती है आजकल, तो इसमें कई रूप में आने लगी है, इसके जूस भी मिलने लगे हैं, बाकी घरों में लगी होती है। एक तो वो भी आता ना, वो शायद बहुत पॉपुलर, हेमा मालिनी भी एलोवेरा की ऐड करती हैं साथ में, बहुत सी कंपनी, किसी का नाम। हाँ, तो जैसे होता क्या है कि अपना घी कुंवार में क्या है कि इसको कुंवारी इसलिए बोला जाता है कि जब बच्ची 8-9 साल की होती है, जब वो उसकी सब प्यूबर्टी की अवस्था में जाने लगती है, तो उसको ये बार बार माँ आगे जो घर में दादी परदादियाँ हुआ करती थी, तो वो उसको घी कुंवार खाने के लिए उसको चटनी बना के डाल दिया, किसी भी चीज़ में, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना किस तरह देनी, उसकी चटनी वगैरह रोज बना के देती थी। तो उससे उसको क्या कि उसके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती थी, और उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस प्रॉब्लम होती नहीं थी। ये लोगों के हमारा अपना खान पीने का तरीका भूल गया, बात तो फिर घूम फिर के किसी भी विषय पे आऊँगा तो एमएनसी आ जाएंगे कि इनके कारण हमारा सिस्टम बिगड़ा। तो बच्ची जब 8 साल की होती है ना, तो उसको किसी ना किसी रूप से, चाहे चटनी में, चाहे परोठी बना के, सब्जी में, किसी भी तरह उसको घी कुंवार खिलाने लगा, तो उसको सारा जीवन पीसीओडी की प्रॉब्लम ही नहीं आई। अरे वाह। आई है तो फिर पीसीओएस में दोनों तरह भी काम करती है। पीसीओएस में आके पत्थर चढ़ काम कर जाता है। आप ना बातों बातों में हमें अगली बात को कहने का, अब जैसे आपने बोला चटनी, तो चटनी भी एक तरह से औषधि की तरह से हम लोग देखते हैं। चटनी है ही औषधि,
है ना। ये सबसे बढ़िया औषधि है, चटनी भी और पान भी। हाँ, तो पहले चटनी पे बात करते हैं। चटनी हाँ। किस किस तरह की और किस किस बीमारी के लिए फायदेमंद हो सकती है? देखिए, जब चटनी बनती है तो पुदीने से, पुदीने में साथ में ज्यादा इमली पड़ेगी या अनारदाना पड़ेगा। ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि इमली और खट्टा चीज और मीठा चीज है जो पाचन शक्ति को, जो सलाइवा उसको बढ़ाता है। जब हम चटनी, मान लो कई लोग साथ में मीठा भी डाल देते हैं, जरूरी तो नहीं कि आपके पास खीर के दूसरे तीसरे के पैसे। पुदीना तो घर के बाहर लगा है, आम भी घर के बाहर ही लगा है, तो आमचूर डाला, पुदीना डाला, थोड़ा मीठा डाला या गुड़ डाला, उसकी चटनी जैसे भी नमक डाला खाई, तो आपकी उसने सलाइवा बढ़ाया, सलाइवा बढ़ा तो पाचन क्रिया बढ़ी, पाचन क्रिया बढ़ी है तो स्वाद भी आ गया। वो दोनों काम। अब बहुत सारे लोगों के मन में और मुंह में पानी आ गया होगा चटनी का नाम से। चटनियाँ बहुत तरह की आती है, अगर सही है। उसी तरह की बनाने लगे उसके ऊपर भी हम एक अलग करेंगे। अच्छा, इसमें खाना खजाना या इस तरह के किसी हाँ, एक और बताइए कि हम लोग को ये कहा जाता है कि आप ना फल खाएं या सैलड खाएं खाने से पहले। अब सही तरीका क्या है कि हमने खाना खाना है, खाने के बाद आम या सीजनल फ्रूट खाना चाहिए, या कि पहले खाना चाहिए, और सलाद को खाने के साथ खाना है, पहले खाना है, बाद में खाना है? कैसे आप, सही क्या है तरीका? ये समस्या यही कि हम लोगों को खाना आ तो जाता है, सज के आ गया, लेकिन कौन सी चीज कब खानी है वो हमें नहीं मालूम। देखिए, जो तो वैसे तो अगर तो ठीक तरीके से बात करें तो फ्रूट को हमेशा अकेले में खाना चाहिए। जब इसके साथ हम भोजन दूसरा करते हैं ना, तो फ्रूट के अपने तत्व, अपनी ताकत कम करने खो देते हैं। हाँ, खो देते हैं। तो लेकिन सलाद है, जैसे उसके ऊपर काला नमक है, मिर्च है, नींबू है थोड़ा डाला हुआ, तो वो सलाद को जो भोजन के बाद में भी खाएं, तो भोजन से पहले तो मैं साफ बात बोलता हूँ कि जो जिन लोगों ने आयुर्वेद को बदनाम किया वो कह रहे हैं कि भोजन से पहले तो मीठी चीज खानी चाहिए। अच्छा, सलाद तो बाद में खाएंगे। खीरा जो है पचाता है, जिसको खीरा पच जाए ना तो उसको पत्थर भी पच जाता है, उसका लोहा भी पचता है, तो वो तो खाने के बाद ही। मूली तो खाने के बाद जाती है। खाने को अगर कुछ पचाता है तो मूली सबके खाने को पचा देती है। मूली को तो गुड़ पचा देता है। या मूली की जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, कोमल पत्ते, जो बड़े पत्ते हैं छोटे कम, वो मूली को बचा देते हैं। जो छोटे कोमल पत्ते खाओगे तो जो मूली के खाल, कई लोगों को कई बार गंदी बदबूदार गैस निकलती, वो नहीं निकलेगी। छोटे पत्ते जो गैस नहीं बनने देते, मूली को बचा देते। तो मूली तो उसी के बाद खाएंगे। तो इसका मतलब पहले मीठा खाएं, सलाद जो है मूली खाने को पचाती है। अपना खीरा तो पत्थर भी पचाता है, तो जिसको खीरा पचता है वो पत्थर भी पचा देगा। खीरा को भी बाद में खाना, तो पहले सलाद में रह गया प्याज, और प्याज भी जो सब बीच बीच में साथ में खाते जाओ, वो ठीक करता रहता है। और फल जो है बिल्कुल अकेले में खाओ, उसके आगे हमेशा अकेले में खाओ। अच्छा। मतलब जब भूख लगे, खाना के 2 घंटे बाद या जब हल्की भूख लगे तब फल खाओ, तो अपना फायदा जो है पूरा 100% देगा। अगर भोजन से पहले खाएंगे, भोजन के बाद खाएंगे, तो कई बार ये नुकसान करता फायदे की जगह पे। अच्छा, आपसे ना बातें करते हुए दिल करता है कि मैं बातें करी जाऊं, बहुत सारी बातें हैं। एक सवाल और करूंगा और उसके बाद हम फिर देखते हैं। फिर वो सवाल ये है कि आजकल, पहले था कि बच्चों को हम लोग दूध देते थे, रात को सोने से पहले भी गर्म दूध हल्दी में डालकर, ऐसा कुछ सुना। अब हो गया कि नहीं जी, चाय कॉफी, जी, तो कोई आए तब भी चाय, कोई आए तब भी कॉफी। तो ये चाय कॉफी बहुत ज्यादा हो गया, और अब तो हर्बल टी और पता नहीं क्या कुछ आ गया। जी। आपकी नजर में ये क्या है और क्या ये सही है? देखिए, 2 बातें हैं। एक ये तो बात है ना कि चाय पहले यहाँ पे होती नहीं थी, अंग्रेजों ने आके ढूंढी। चाय तो पहले भी यहाँ थी, लेकिन जिस एरिया में थी उस एरिया में थे, क्योंकि हर एरिया का एक जलवायु है। उस जलवायु के हिसाब से वहाँ औषधि अलग अलग होती है। वहाँ की औषधि असम की औरतों जो पहले भी होती थी, वो पहले भी लोग इसका काढ़ा पिया करते थे, लेकिन वो बाद में आके कह लो कि 1900 के आसपास इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया। अब जो चाय के ऊपर चाय जो है ना, अगर उबाली हुई है तो वात और कफ को कंट्रोल करती है, ऐसी बात तो नहीं है।
लेकिन उसका दूध के साथ मिक्स ना करके अकेली जो ब्लैक टी नींबू के साथ, ये तो लाभकारी है। लेकिन पित्त में इसको थोड़ा पीने का ढंग थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन मैं तो साफ बात करूं, जो बीमारी कई बार किसी चीज़ नहीं ठीक होती, मैं चाय से ठीक करवा लेता हूँ। चाय काढ़ा आपने ब्रह्मी को उबाला, जो किसी भी बूटी को उबाला, बनता वो भी चाय गई ना। ये एक अलग बात है कि आजकल जो कमर्शियल चाय है, इसको ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कहना, हर कंपनी का काम है। तो नहीं, आप कह सकते हैं वो नहीं। और बात है ना कि आज चाय को जो ना इंस्टेंट चाय को ताकत देने के लिए उसमें अपना तंबाकू तक का ब्लेंड करते हैं, कैफीन भी डालते हैं। तंबाकू को थोड़ा पानी में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए सुखा दिया। आदमी को नहीं को लगता कि चाय ने काम तो कर किया तंबाकू ने। लेकिन चाय मैं इतना नहीं मानता कि चाय इतनी नुकसानदेह। आपने इसका प्रयोग कैसे किया, मात्रा कैसे है, इसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मात्रा में क्या चीज लें। कॉफी भी कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन कब और कहाँ लेनी है सबसे बड़ी बात है। कॉफी को अगर कॉफी का बिना मीठे के काफी थोड़ी सी ना, जैसे सौंफ की तरह रोटी के बाद खा लो, वो फायदे करती है। अच्छा, सूखी खा लो चाहे। हाँ, तो आपका मुंह का टेस्ट है। अच्छा। लेकिन अगर उसमें चीनी डालोगे तो फिर बात तो वही आ गई। वो उससे कहते हैं कि आपका बीपी बढ़ जाता है। देखिए, वो तो शरीर की आदत बढ़ गई ना। हाँ, तो उसको हम किस लेवल को बीपी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हमारे। तो ये तो एक अलग अलग विषय, एक विषय के ऊपर बात करने लगे तो एक विषय के लिए एक घंटा दो घंटे बिल्कुल सही है। तो किस विषय पे वो कह के तो सारा जो बात है। अब एक लास्ट, क्योंकि आपकी महारत है उस पर और बहुत सारे लोगों ने उससे आपके उस चीज से फायदा लिया, वो है थायराइड जी। ये आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं? उसमें जीवनचर्या बदलते हैं, खान पान बदलते हैं, कैसे उसको करते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं आपके। थायराइड में खान पान तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बदलता हूँ, जीवनचर्या के लिए तो थोड़ा बोलता हूँ, क्योंकि आखिर तो आलस की बीमारी थायराइड है। जो आधुनिक बीमारियाँ ज़्यादातर हैं, वो जैसे थायराइड है या डायबिटिक है या बीपी है, ये आलस की बीमारियाँ, तो उसको आलस तो त्यागना पड़ेगा ही। अब किसी की जॉब ही वैसी है कि सारा दिन बैठ के ही करना है, तो फिर बहुत से रास्ते निकल आते हैं। और इसके लिए मैं एक लेप देता हूँ, भस्म आती है, तो मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी। अमूमन वो किताबों में नहीं मिली, लेकिन कुछ बीमारियां जो है हमारे साथ, दवाइयाँ जो है हमारे बुजुर्ग अपने साथ ले गए, तो आगे कोई सीखने वाला नहीं था, कोई सीख भी नहीं पाया, मेरे बच्चे भी नहीं सीख पाए, मैं साफ सी बात करूँ। तो पैर पे लगाने के लिए लेप देता हूँ, तो उससे वो थायराइड ठीक होता है। भस्म आती है, 2-3 चीज़ों का मिश्रण, कई चीज़ों का मिश्रण बना के भस्म बनती है, उससे वो थायराइड ठीक होता है। बाकी थोड़ा सा प्राणायाम इसमें 10-15 मिनट प्राणायाम में देना पड़ता है, क्योंकि प्राणायाम जो है स्ट्रेस लेवल जो है काफ़ी कंट्रोल करता है। तो उससे स्ट्रेस लेवल कंट्रोल, थायराइड में सबसे ज़्यादा जो बिगड़ती है वो स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो उसके स्ट्रेस हार्मोन जो बिगड़ते हैं, तो स्ट्रेस जो है उसके कारण थायराइड। तो आप वैदिक भी सब जानते हैं और साथ में योग और जैसे प्राणायाम आपने खुद बात की जी। और मैंने सुना है कि आपने एक नया योग, राधा योग, वो भी कुछ निकाला है? नहीं, वो तो मेरी कंपनी है, अपना, वो तो मेरा एक कंपनी का नाम है। अच्छा, ऐसा महसूस होता है कि एक क्या, मेरे ख्याल में 10 प्रोग्राम भी आपके साथ करना कम होंगे, क्योंकि अब आपके पास इतना ज्ञान और आपके पास भंडार है। तो आपका मेहमान नवाजी नहीं, तो हम लोग, मैं सोचता हूँ कि एक सीरीज हम करते हैं जिसमें एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे और अपने दर्शकों को पहले से ही बता देंगे कि हमारे पास इस बार हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, है ना। तो आज के लिए, क्योंकि अभी के सेशन में भी बहुत सारी बातें हो गई, मैं समझता हूँ कि अब दर्शकों से विदा लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम जी। और दर्शकों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम सच में अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम वैद जी के साथ कुछ और डिटेल में बात करें किसी खास पर्टिकुलर विषय को लेकर, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बीपी हो, या फिर शुगर हो, या फिर कैंसर हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा कमेंट आएंगे, फिर हम उसके हिसाब से अपने आगे के प्रोग्राम को तय कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इतनी सारी बातों में से कुछ चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप भी तंदुरुस्त रह सकें और जीवन को भरपूर जी सके। अगर जीवन इसी तरह चलते रहेगा तो हम और आप फिर से मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।